नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है 20 रुपए का सिक्का। आपने कल परसों के न्यूज़पेपर में सुना कि भारत सरकार ने 20 रुपए का सिक्का जारी किया है। अब इस 20 रुपए के सिक्के पर आपके एग्जाम में किस तरीके से एग्जामिनर अपनी नजरें रखता है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। यहां पर मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, आप ये जिस तरीके से आपको मैं ये बता रहा हूं आप ये खुद अपने आप में डेवलप कीजिए कि हम इसको आने वाले जो करंट टॉपिक्स है उनको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम सिक्कों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि सिक्के वर्तमान में जो 20 रुपए का सिक्का है ये किस तरीके से, क्या सिस्टम है इसका। तो हेडिंग डाल दीजिए, भारत सरकार ने 20 रुपए का सिक्का जारी किया। ये जारी किया है मार्च 2019 में। हालांकि इसको पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया है, लेकिन ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बन सकते कि किसने जारी किया है। तो ये 20 रुपए का सिक्का जारी किया है। अब देखिए यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे। ये जो 20 रुपए का सिक्का है, हालांकि जहां तक मेरा मानना है इसको ज्यादा हाईलाइट करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात तो आप ये ध्यान रखें, ये 12 किनारों वाला सिक्का है। 12 किनारों वाला सिक्का है। इस सिक्के के 12 किनारे हैं, 12 कोने हैं, बहुभुजाकार का है, आप ये कह सकते हो बहुभुजाकार का है। और दूसरा इसका जो भार है ये बताया जा रहा है 8.57 ग्राम, 8.57 8.5 ग्राम के आसपास इसको आप मान लीजिए। और इसका जो व्यास बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है 27 मिलीमीटर का इसका व्यास बताया जा रहा है। और अब आप इसमें इस तरीके से कई अखबारों में 20 भी दे रहे हैं, तो इसमें ज्यादा उलझने वाली बातें नहीं होती है। 25 इसके आसपास आप मान के चलिए, 8.5 ग्राम के आसपास इसका वेट है और 12 किनारों वाला है। जहां तक मैं जानता हूं इस स्थिति में क्वेश्चन कम ही बनेंगे। फिर जब ये सिक्का आएगा तब बात करेंगे इसकी अपने। अब देखिए सिक्का जारी किया गया। अब यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण होती है। हम अखबार पढ़ भी लेते हैं, न्यूज भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे तरीके से आत्मसात नहीं कर पाते। जैसे आपके क्वेश्चन बन जाए कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार किसको है, मतलब सिक्के जारी कौन करता है। ये आया भी हुआ है एसएससी में, सिक्के जारी कौन करता है। ध्यान रखना न्यूज में ही सीधा दिख रहा है भारत सरकार। पहला तो ये सिक्के जारी कौन करता है, तो आप एक स्टार डाल के तो ये लिखिए सिक्के भारत सरकार जारी करती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा स्टार डाल के लिखिए, अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, सिक्कों पर नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है। नियंत्रण ये करता है आरबीआई। तभी आपने एक लास्ट में, एक न्यूज के लास्ट में एक बात सुनी कि आरबीआई आम लोगों के लिए इसे जल्द ही जारी करेगा। जल्द ही मतलब आम लोगों के लिए लेके आएगा, मतलब कितने जारी करने हैं, कैसे जारी करने हैं, ये सारा ये डिसाइड करेगा। भारत ने तो कह दिया, भारत सरकार ने कह दिया सिक्के जारी होंगे, और कितने जारी करेंगे अर्थात इस पर कंट्रोल करने का जो काम करता है ये आरबीआई करेगा। करेंगे चर्चा आरबीआई की। फिलहाल आप इन पर ध्यान रखें। एक और बात,
अभी आपने देखा होगा, न्यूज में सुना कि दो कोने होंगे, इसके ऊपरी वाले कोने में इतना कॉपर होगा, जिंक होगा, निकिल होगा, बीच वाले कोने में फिर कॉपर, जिंक और निकल की अमाउंट दी गई। इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आप नॉर्मल ये बात ध्यान रखें कि ये जो सिक्का है ये कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है। करते हैं बात इसकी अभी अपने। अब देखिए, ये है करंट, ये न्यूज है, इतने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रहे, ये वर्तमान एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, उस स्थिति में यदि हम इतने से ही काम चला लें तो मेरे हिसाब से ये एक जीके के साथ और आपके भविष्य के साथ एक अन्याय हो सकता है। तो इसको कैसे तैयार करना है, इस पर ज्यादा गौर करें। तो मैं अब सिक्कों के संदर्भ में बेसिक बातें लेके जा रहा हूं। मेरा जो टारगेट है वो ये है, सिक्के कहां बनाए जाते हैं। दो बातें तो मैंने कर दी, भारत सरकार जारी करता है, नियंत्रण आरबीआई करता है, ये क्लियर होगी अपनी बातें। सिक्कों का उत्पादन कहां होता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरीके से अपनी चर्चाएं करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए, सिक्के। सिक्के, इसको कॉइन्स बोलते हैं। सबसे पहले यदि अपने बात करें सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। दूसरी बात ये आती है कि सिक्कों का ये जो उत्पादन होता है, सिक्कों का जो प्रोडक्शन होता है, ये कहां होता है, ये होता है टकसाल में। टकसाल, मिंट बोलते हैं इसको। अब देखिए होता क्या है, जैसे टकसाल है, टकसाल में जो सिक्के बनाए जाते हैं निर्मित किससे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 3 धातुएं होती है, कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल, इससे मिलकर बनी होती है ये। कॉपर, जिंक और निकेल। अब ये साइंस से ऐसे संबंधित हो जाता है। अब ये बात आती है टकसाल कितनी है। तो भारत में टकसाल जो है ये आप सीधा लिख दीजिए, कितनी है टोटल। टोटल 4 है। मैं क्रम से लिखा रहा हूं और जानबूझकर आपको सन नहीं बता रहा ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो जाए। सबसे पहले जो बनी थी, या आप कह सकते हो सबसे पुरानी, ये मुंबई में बनी थी 1834 के आसपास, उसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हैदराबाद, और तीसरी टकसाल बनी थी कलकत्ता, जिसको वर्तमान में कोलकाता बोलते हैं। चौथा है नोएडा, ये यूपी में पड़ता है, ध्यान रखें। कई लोगों को भ्रम होता है ये कि ये दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं है, नोएडा में है ये 4 टकसाल है। यहां पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जा सकता है कि टकसाल कितनी है, या सिक्कों का उत्पादन कहां किया जाता है, सबसे पहली टकसाल कौन सी है, ये चीज मुंबई, सबसे नई टकसाल कौन सी है, ये। अब एक बात और, जैसे आप कई बार से सुनते हो मेडल्स, यदि हम मेडल्स की बात करें तो ये जो 2 है, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता, यहां पर क्या है, सिक्कों के साथ साथ मेडल का उत्पादन भी किया जाता है। सिक्कों के साथ साथ मेडल का उत्पादन किया जाता है यहां पे। तो ये है, ध्यान रखें, ये साइंस से संबंधित हो गया, ये प्रोडक्शन से संबंधित आप कह सकते हो, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब देखिए एक क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है कि वर्तमान में सिक्के कितने हैं, वर्तमान में सिक्के कितने हैं।
तो ये सब बदल चुके हैं। तो पहले मैं इसको बैकग्राउंड से जोड़ूंगा ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजिंग चलती है वो दूर हो जाए। एक लाइन लिखिए, जुलाई 2011 में आरबीआई के अनुसार 25 पैसे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, 25 पैसे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अब देखिए ध्यान से, मेरे को अच्छे तरीके से याद है जब ये न्यूज में, राजस्थान पत्रिका में जब ये आई थी तो ये लिखा गया था कि आज से सवाई बंद, क्योंकि आप जानते हो अपने मंदिरों में सवाई प्रसाद बोलते हैं, ये 1.25 रुपए का, 5.25 का, 21.25 का, वैसे बोलते हैं। तो ये कहा था कि सवाई बंद, मंदिरों में अब सवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से वो राजस्थान पत्रिका में न्यूज आएगी। खैर, जुलाई 2011 में आरबीआई ने 25 पैसे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। तो अब ये बात आती है, अब सिक्के कौन से हैं? तो वर्तमान सिक्के जो है, वर्तमान सिक्के जो है, तो एक सिक्का है 50 पैसे का, दूसरा है 1 रुपया, तीसरा है 2 रुपया, चौथा है 5 रुपया, छठा है 10 रुपया, और ये जो पांचवा 10 रुपया, और छठा है अभी जो लेटेस्ट में आया है 20 रुपया। ये है। तो ध्यान रहे, अब जो अपने पास लेटेस्ट में जो कुल सिक्के बन चुके हैं, कुल सिक्के जो है ये 6 है। ये ध्यान रहे, कुल सिक्के 6 हैं, जारी हो गए हैं, अपने आप ये मार्केट में आ जाएंगे आम लोगों के यूज के लिए, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। 6 सिक्के हो गए हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है एसएससी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटा सिक्का कौन सा है। ये 2012 में आया था, जब ये बंद किया था 25 पैसे का, सबसे छोटा सिक्का कौन सा है। तो उसमें ऑप्शन यही दिए थे, 50 पैसे, 2 रुपया, 5 रुपए, 1 रुपए, इस तरीके से ये दिया था। एक 25 पैसे भी दिया था, 4 ऑप्शन बना के, और मेरे ध्यान नहीं आ रहे। तो उसने कहा सबसे छोटा सिक्का कौन सा है। तो कई बच्चे आए भी थे उस टाइम, तो वो क्या करके आगे, 5 रुपए का करके आगे। अब 5 रुपए का करके आगे उन्होंने किस वे से दिया कि सबसे छोटा कौन सा है, आकार के आधार पर दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका सही आंसर उस टाइम 50 पैसे था, वर्तमान में भी 50 पैसे ही रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा सिक्का यही है, 50 पैसे। ध्यान रखिए, आकार के आधार पर आप नहीं कह सकते। भारत में मूल्य का निर्धारण आकार के आधार पर नहीं होता है, उसके ऊपर जिस तरीके से वो जारी किया जाता है उसका मूल्य होता है, उसी आधार पर होता है। आकार के आधार पर सिक्कों का मूल्य निर्धारित नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन है अपने पास। अब देखिए, ये सिक्कों के बारे में बात होगी। अब मैं बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार भारत सरकार, और सिक्कों पर नियंत्रण करने का अधिकार आरबीआई में पहले बता चुका हूं। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रच बस जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा भी एग्जामिनर आपको घुमाने का प्रयास करेगा और सब सत्यानाश। तो अब वहां पर मैंने जो आरबीआई शब्द इस्तेमाल किया था, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आरबीआई को थोड़ा संक्षिप्त रूप में ही लेकर चलूंगा, मैं ज्यादा नहीं ले सकता इसको। ज्यादा लेने का रीजन ये नहीं है कि वक्त नहीं है, ज्यादा लेने का मतलब ये होता है कि उसको वीडियो के माध्यम से हम समझा नहीं सकते। उसको कोई चीज फेस टू फेस होती है, उसी को ही ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये चीजें हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, लेकिन फिर भी
मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको ये अच्छे तरीके से आरबीआई की स्ट्रक्चर समझ में आए। तो हेडिंग डाल दीजिए आरबीआई। आरबीआई हमेशा चर्चा में रहता है, तो क्वेश्चन भी आने के ज्यादा चांस होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये होता है भारत का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो निकनेम है इसे कहते हैं बैंकों का बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ध्यान रहे, आरबीआई एक्ट 1934। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो भी बिल्कुल सही है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि एक्ट के तहत इसका गठन हुआ। पिछले वीडियो में हम इससे संबंधित कई चर्चाएं कर चुके हैं कि सांविधिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है। और मैंने सजेस्ट किया था इस पर ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी संस्था आती है उस पर ज्यादा इस तरीके सांविधिक है, संवैधानिक, इस पर पहले स्ट्रेस करें। ये जो आरबीआई एक्ट जो आया था एक हिल्टन यंग योजना के तहत आया था। हिल्टन यंग योजना के आधार पर ये आया था। आइए अब देखिए, इसका जो हेड ऑफिस है ये है मुंबई। ध्यान रहे, ब्रैकेट में लिख दीजिए, पहले कोलकाता था, मतलब इससे पहले ये कोलकाता था। अब आइए, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है? मतलब सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। पहली बात तो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। तो क्या इससे पहले सरकार के पास नहीं था? फिर किसके पास था? ये राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि यहां पर देखिए 1935, तो ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। अब जब ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई तो यहां पर हमने राष्ट्रीयकरण किया। इसका मतलब ये निकलता है कि ब्रिटेन की जो भी पूंजी लगी थी आरबीआई में, जो ब्रिटेन की पूंजी लगी थी उसको भारत सरकार ने ब्रिटेन को वापस दे दिया। तो एक लाइन लिख दीजिए, ब्रिटिश पूंजी को भारत ने वापस लौटा दिया। ब्रिटिश पूंजी को भारत ने वापस लौटा दिया, ये बात हुई। अब देखिए नेक्स्ट, यदि हम आगे की बात करें तो इसके कुछ वर्ष होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें। उनको हम बोलते हैं फिनेंशियर। फिनेंशियर, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, वित्त वर्ष जो है ये है, एक है आपका लेखा वर्ष कह सकते हो, ऑडिट कह सकते हो इसको, और एक नाम और होता है इसका मूल्यांकन वर्ष।
असेसमेंट ईयर कह सकते हो, असेसमेंट ईयर। ज्यादा वैसे लेखा वर्ष चलता है, ये लेखा वर्ष ये चलता है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। अब देखिए ये जो इसके बाद में हम बात करते हैं मौद्रिक नीति वर्ष, मौद्रिक नीति वर्ष, मॉनेटरी पॉलिसी ईयर। इसकी यदि अपने बात करें तो ये होता है 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई से 30 अप्रैल। हालांकि ज्यादा ये पूछा जाता है मूल्यांकन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून वाला, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट रखें, ये ज्यादा पूछा जाता है कि लेखा वर्ष कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं इसके लोगों की। यदि हम इसके लोगों की बात करें, कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। लोगो मतलब एक प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है। तो लोगो में क्या होता है, ऐसे लिखा, अब मैं बढ़ा के बता देता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है और इसके नीचे जो है आरबीआई ऐसे लिखा होता है इंग्लिश में। ऊपर की तरफ जो है इधर, यहां पर एक वृक्ष का चित्रण देखने को मिलता है, वो है पाम वृक्ष, पाम वृक्ष। और नीचे की तरफ जो चित्रण देखने को मिलता है वो होता है टाइगर, टाइगर होता है। ये पूरा लोगो है, ये लोगो होता है आरबीआई का, पाम वृक्ष, टाइगर। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है, आरबीआई के लोगों में किस वृक्ष का चित्रण देखने को मिलता है, या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से जो बना हुआ है, आरबीआई के लोगों में किस जंतु का चित्रण देखने को मिलता है, टाइगर। ऐसे बनते हैं ये। अब हम इसके थोड़े संगठन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लिख दीजिए प्रथम गवर्नर। इसके प्रथम गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ, और जो वर्तमान गवर्नर है, सॉरी वर्तमान नहीं कहेंगे अभी, प्रथम भारतीय गवर्नर, यहां पर ध्यान दें, प्रथम भारतीय गवर्नर ये थे सीडी देशमुख। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे और दूसरे जो प्रथम भारतीय गवर्नर कहते तो ये सीडी देशमुख थे। अब मैं वर्तमान स्थिति के बारे में बात करूंगा। आइए वर्तमान स्थिति, आरबीआई की हेडिंग डाल दीजिए, आरबीआई की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति, आरबीआई की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति। यदि हम इसकी चर्चा करें वर्तमान प्रशासनिक स्थिति के बारे में, तो वर्तमान में जो गवर्नर है ये है शशिकांत दास। पिछले साल 2018 में बने थे ये, उर्जित पटेल का इन्होंने स्थान लिया था। ये जो शशिकांत दास है, वैल्यू एडेड के रूप में आप ये ध्यान रखें, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, वैल्यू एडेड के रूप में इसमें ये आप ध्यान रखिए। और इसके अंदर क्या होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कई बार इन पर भी क्वेश्चन बनता है, आया भाई। मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं कि वर्तमान में कौन से हैं। तो जो वर्तमान में चल रहे हैं, एक तो है वी आचार्य। वी आचार्य का पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, वैसे वीरल आचार्य होता है। बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो। तीसरे हैं एनएस विश्वनाथन, और 2018 में जो नए बने थे वो थे महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन, ये लेटेस्ट है। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं ये। अब देखिए आरबीआई में क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं, रीजनल ऑफिस बोलते हैं इनको, रीजनल ऑफिसर। ये 4 है, ये 4 है। ये कहां कहां है, जैसे 4 महानगर होते हैं, हम देखते हैं हमको, तो वही है इसके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
चेन्नई। ये है, इनके प्रमुख भी इसके अंदर शामिल होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अब मैं यहां पर एक बात आपको सजेस्ट करूंगा और काफी महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्रीय कार्यालय भारत में आरबीआई के चार हैं, लेकिन भारत का विदेश में भी एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि लंदन में है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, स्टार डाल के लिखिए। विदेश में आरबीआई का एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय है, एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय ये लंदन में है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट, एकमात्र लंदन में है ये आरबीआई का। तो ये आरबीआई के बारे में कुछ स्थितियों, और इसके अलावा इसके अंदर 10 अर्थशास्त्री होते हैं, उनको जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको डीप से डीप कराने का इसका प्रयास किया है, ज्यादा उन पर जाने की दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और बहुत सारे होते हैं। आरबीआई में एक पत्ती चलती है, न्यूनतम आरक्षित निधि पत्ती, जिसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए की पूंजी रखनी आवश्यक होती है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का मूल्य का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा रखनी आवश्यक होती है। ये भी कुछ चीजें होती है। खैर, अब हम इसमें बात करते हैं। हेडिंग डालिए लास्ट अपना, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य आप साथ साथ लिखते जाए। एक तो पहले ही बात कर दिया, यह बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। दूसरा, सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, सरकार के बैंक के रूप में। तीसरा, मौद्रिक नीति जारी करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है। जैसे कभी आपने रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट सुनी होगी, प्रत्येक 2 महीने पर जारी की जाती है मूल्य को नियंत्रित करने के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है। हालांकि मौद्रिक नीति बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, वाइड टॉपिक होता है, जिसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं। चौथा लिखिए, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना। ये है आरबीआई। तो दोस्तों, आज हमने सिक्कों को लेकर कुछ चर्चाएं की, और सिक्कों के संबंध में करते करते हमने कुछ चीजें आरबीआई से उसको कोरिलेट किया, टकसाल से उसको कोरिलेट किया, साइंस से उसको कोरिलेट किया, और राजनीतिक सिस्टम से, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स से, उसको जोड़ने का प्रयास किया हमने। किसी भी करंट के मुद्दे को इसी तरीके से ही तैयार किया जाता है। अब ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से ग्रैप्स करते हो, उस पर डिपेंड करता है आप उसको कितना समझ पाते हो। इस सीरीज के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको 100% गुणवत्ता दी जाए, ताकि आपके एग्जाम के लिए ये सहायक सिद्ध हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार।